Hello guys, I'm Omkar Saxena, your host, and you are welcome to ETS Stock, Learn and Grow. Today we are starting our new segment called ETS Shabdkar, where we'll meet new authors, new poets, people who love to play with words and love to craft words in their way. We are truly honored to be with Shilpa Divakarji, controller of Raj Bhavan, Bhopal. And the best part is that she balances her duty with the delicate art of poetry. She wrote this book, Prem Setu Ki Gileri. This is her first book, a series of poems in Hindi. And she writes, मुझे लगता है कि ये सृष्टि परम ब्रह्म के परम प्रेम की कविता ही है, जो परस्पर एक दूसरे से छंदबद्ध है, एक सुर ताल में होकर एक सूत्र है। सृष्टि के आदि से अंत तक कविता किसी न किसी रूप में अनंत रस धारा बनकर मानव हृदय को रसिक करती रहती है। कविता मूलतः प्रेम की पोशिका है, प्रेम की ऐसी व्यापकता और सृष्टि के साथ आत्मिक संबंध के बीच जो थोड़ा मुझ में मुखरित हुआ, वह प्रेम सेतु की गिलहरी के रूप में आप लोगों को समर्पित है। ब्यूटीफुल। अब हम शिल्पा मैम को उनकी जबानी सुनेंगे। जीवन अनुभव और अनुभूतियों का नाम है। जो भी हम अनुभव लेते हैं डे टू डे लाइफ में, जो बहुत गहरी अनुभूतियां हमें होती हैं, वही दरअसल हम जीते हैं रोज रोज। और जीवन अधूरापन भी है। यदि कोई कहे कि हम पूरे होकर जीना चाहते हैं, तो पूरा तो कभी होता ही नहीं ना। जीवन अधूरा अधूरा सा चलता है, और इस अधूरेपन में ही पूरापन है, इस अधूरेपन में एक खूबसूरती रहती है। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि आप ये घर, परिवार, ऑफिस और अपने शौक को कैसे बैलेंस करती हैं, तो हाँ, निश्चित है कि औरतों के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि एक घर चलाना और सबकी देखभाल करना अपने आप में एक पूर्ण काम है। और उसके साथ यदि आपके पास एक नौकरी भी है, जब आप ऑफिस में जाते हैं, और फिर आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं, और घंटे उतने ही 24 हैं, और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। घर में भी उतनी ही अपेक्षाएं और ऑफिस में। हाँ, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और औरतें जितनी संवेदनशील होती हैं, तो समय प्रबंधन भी बहुत बेहतर तरीके से कर लेती हैं। ऑफिस में कभी कभी जो बहुत गहरी अनुभूतियां होती है, कार्यालय के स्थल में भी और घर में भी, तो जब आप बहुत ज्यादा बाहर कामों से घिरे रहते हैं, बहुत ज्यादा खींचतान में रहते हैं, तो जब आप अपने एकांत में होते हैं ना, उस समय आप बहुत गहरे शांत होते हैं। और जब बहुत गहरे से शांत होते हैं, तो आपकी अनुभूतियां एकदम प्रस्फुटित हो जाती हैं। और अनुभूतियां जब प्रस्फुटित होती हैं, तो एक आध्यात्म भी आपके अंदर जागता है। क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों से छूट के आप अपने पास आते हैं, तो आप बहुत करीब आ जाते हैं अपने पास। और जब आप अपने पास बहुत करीब होते हैं, तभी असली आध्यात्म जागता है, तभी असली कला जागती है किसी व्यक्ति के अंदर। तो मुझे, जब मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती हूँ और जब मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है, वो वाकई बहुत वो एक ब्लिस है कि मैं इतनी व्यस्तता के बाद यदि मैं समय निकालती हूँ थोड़ा सा भी, उस समय अनुभूतियां बहुत सघन होती हैं और बहुत गहराई में मैं अपने साथ होती हूँ। तो उस समय जो आध्यात्मिक चेतना अंदर आती है, उससे मुझे शक्ति मिलती है कि मैं ये सब संतुलित कर सकूं। और उसी समय मुझे जो भी थोड़े से भी अच्छे पल मैंने गुजारे हैं, या जो किसी के साथ की मेरी गहरी अनुभूतियां हैं, वो मैं उसको लिख भी पाती हूँ, उतने कागज पे उतार पाती हूँ। और समय फिर मिल जाता है। जब कोई आपके पसंद की चीज हो ना,
तो फिर समय बाधा नहीं बनता। और मेरे साथ ये है कि मैं घर में भी खाना बनाने में ही उतना आनंद महसूस करती हूँ, ऑफिस में काम करते हुए भी आनंद महसूस करती हूँ, और इस आनंद के बाद जब अकेली होती हूँ तो परमानंद तो है ही है। उस परमानंद के दौरान मैं ये आध्यात्म और साहित्य का थाम लेती हूँ साथ। इसके बाद यदि आप कहें कि मैंने कैसे लिखना शुरू किया या मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, तो मैं मतलब हमेशा कोर्स की किताबों को पढ़ा लिखा करती थी। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिला लाइफ में कि मैं साहित्य की तरफ जाऊं। फिर जब मैं यहाँ आई राजभवन में, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा टाइम मिला, और बहुत सारे साहित्यकार यहाँ माननीय राज्यपाल जी से मिलने आते रहते हैं, तो कुछ और माननीय राज्यपाल बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाते हैं कलाओं को, भारतीय कलाओं को उन्नत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये काम भी है। तो मैं उनको एकम्पनी करती थी, और मुझे अचानक फिर एक सुनते सुनते एक अंदर से लगा कि नहीं, मुझे भी लिखना चाहिए। और ये फिर मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू की, और मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ ना, तो तुरंत ही मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है। पढ़ना मेरे लिए, अच्छा साहित्य पढ़ना, वो लिखने के लिए प्रेरित होने की पहली शर्त है। वो कहते हैं ना, यदि आप 100 किलो पढ़ोगे तो आप 100 ग्राम लिख पाओगे। फिर तो 100 किलो जब मैंने बहुत अच्छा साहित्य पढ़ा, तो मैंने फिर एक छोटी सी किताब लिख पाई, 100 ग्राम, जिसका नाम है प्रेम सेतु की गिलहरी। और मेरे जीवन में प्रेम की अनुभूतियां बहुत सघन रही हैं, मेरी लव मैरिज भी है। तो मुझे लगा कि वो जो मोमेंट्स हैं उनको मुझे लिखना चाहिए, उन गहरी अनुभूतियों को लिखना चाहिए। उन कविताओं में हालांकि प्रेम तो है ही, उसमें मेरी माँ के प्रति प्रेम, मेरे पिता के प्रति मेरी जो अनुभूतियां हैं, वो उन गहरी अनुभूतियों की भी बात है, कुछ मेरे अनुभवों की बात है, कुछ अनुभूतियों की बात है, इस तरह से। और फिर उसको मैंने अभिव्यक्त किया, अपने अनुभव और अनुभूतियों को जब मैंने शब्दों में अभिव्यक्त किया, तो फिर वो कविताओं के रूप में आई। फिर मुझे फिर लोगों ने जब सुनी, 2-4 मेरी कविताएं पढ़ी, तो फिर ऐसा लगा कि जब थोड़ी ज्यादा कविताएं हो गई, तो क्यों ना इनको संकलित किया जाए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, या जो जो भी मेरी अनुभूतियां हैं, वो आप कह के नहीं बता सकते। आप जिसे प्रेम करते हैं उसको भी आप कह के रोज रोज नहीं बता सकते, लेकिन जब वो दर्ज हो जाती हैं पन्नों में, तब वो सबकी हो जाती हैं, सब कोई उन अनुभूतियों को महसूस कर सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसे किताब के फॉर्म में आना चाहिए। जबकि मैंने ये बिल्कुल भी स्वांतः सुखाए ही लिखी थी, ये कविताएं मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनको मैं इस तरह से प्रकाशित कर पाऊंगी। फिर मुझे लगा स्वांतः सुखाए थोड़ा ज्यादा सेल्फनेस हो जाएगी, तो मुझे ये मतलब पूरे जग को दिखाना चाहिए। और कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सीमित पाठक हैं इसके, पर जिसने भी पढ़ी है वो बहुत अप्रिशिएट किया, और उनको अच्छी लगी ये कविताएं। और इस कविता का जो शीर्षक है, इस कविता की किताब का, वो है प्रेम सेतु की गिलहरी। जब इसका शीर्षक रख रही थी इस किताब का, तो मुझे बहुत हिचक थी मेरे अंदर कि मैं कैसे, जब इतना अच्छा अच्छा लिखा जा चुका है, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में इतनी अच्छी भावनाएं लिखी जा चुकी हैं, इतना अच्छा साहित्य लिखा जा चुका है, तो फिर ये मेरी छोटी मोटी कविताएं कहाँ टिक पाएंगी इस वृहद संसार में, इस कविताओं के साहित्य के इतने अच्छे संसार में, व्यापक संसार में। पर फिर मुझे किसी ने प्रेरित किया कि नहीं, जैसे एक समुद्र है, जब श्री राम जी उस समुद्र को पार कर रहे थे लंका जाने के लिए, तो किस तरह से सब अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उसमें सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन था गिलहरी का। वो रेत लपेटती थी अपने शरीर के ऊपर, और बस जो पत्थर जमाए रहे थे उसके बीच में झड़ा कर आ जाती थी। तो श्री राम जी ने उसके कंट्रीब्यूशन से और उसकी भावनाओं से अभिभूत होकर उसके ऊपर 3 अपनी उंगलियां फेरी। मुझे ये इस कहानी ने बहुत प्रेरित किया, इसीलिए मैंने लिखा कि प्रेम सेतु की गिलहरी। साहित्य में प्रेम जो है वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक तत्व है, बिना प्रेम के साहित्य अधूरा है। तो प्रेम साहित्य में प्रेम का पुट डालकर मैंने जो अपना गिलहरी के बराबर कंट्रीब्यूशन दिया है, वो उसको डिनोट करता है।
और इसी के आधार पर प्रेम सेतु की गिलहरी है। यदि आप चाहेंगे तो उसकी एक किसी कविता को मैं रिसाइट करती हूँ। बिल्कुल मैम। इसमें मेरी किताब में 56 कविताएं हैं। उसमें से एक कविता है, उसका शीर्षक है दूधिया उजास। उसको मैं रिसाइट करूंगी। ये प्रेम कविता है। तुम आकाश की आंखों में बचा प्रेम का पानी हो। तुम आकाश की आंखों में बचा प्रेम का पानी हो। चट्टानों में छिपी जीवन की संभावना हो। जब कभी ओझेल सा दिन ढलता है क्षितिज पर, तुम्हारी मुस्कान का सूरज बिखेर देता है खुशियां। जब भी तुम हो जाते हो दुनियादारी में गुम, मैं रात की शाही से लिख देती हूँ अमावस। तुम्हारी प्रेमिल बातों की पिचकारी भिगो देती है मेरा अंतस। नम आंखें मना लेती है होली। जब जब तुम्हारे हाथ उकेरते हैं, मन की धूसर भित्ति पर अनघड़ चित्र हो जाती है मन में दिवाली। तुम उत्सव में बचा उल्लास हो, अवसाद के बाजार में हास परिहास हो, निराशा के घनेरे में दूधिया उजास हो। सब अच्छा लगता है जब तुम आसपास हो। तो ये एक कविता है। एक कविता है तुम में शिव। इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी में शिव का अंश पाती है और किस तरह से उसको सोचती है उसके बारे में है ये। तुम्हारे ललाट की लकीरों में घूमते हैं ऊर्जा के वर्तुल। ललाट यानी माथा। तुम्हारे ललाट की लकीरों में घूमते हैं ऊर्जा के वर्तुल। भस्म भस्म रंग के केशों पर मोहित है वामांगनी। आंखों में फैले हैं कल्याण के आकाश। ओठों के बीच बहती है तृप्त कामनाओं की पावन गंगा, जो दोनों किनारों को दिव्य मुस्कान से थामे रहती है। नासिका सौंदर्य के केंद्र में है, जिसमें प्राण की बांसुरी बजती है। कंठ में अप्रेम का हाला धरे हुए, भुजाओं में प्रेम को भरे हुए, तुम में अद्भुत है शिव। परम शिव से महामिलन की प्रतीक्षा में रत तुम्हारी पार्वती, तुम्हारे शिव के अव्यक्त सौंदर्य के प्रति प्रणय को ललायत है, ताकि छू सके प्रेम का चरम परम के पहले। ये थी तुम में शिव। एक और कविता है आम और अम्मा। इसका शीर्षक है। ये वैसे तो मेरी नानी के बारे में है, लेकिन ये सभी औरतों के बारे में है, सभी नानी दादी या माँ के बारे में भी है। बहुत दिनों बाद अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमान बिछाकर बैठी ही थी कि पुराने आम के पेड़ पर ठहर गई नजर। देखते ही आम पर आए बौर, सोच के सारे पंछी जा उड़े अम्मा की आंगन की ओर। पुराना आम का पेड़ और पुरानी अम्मा। पुराना आम का पेड़ और पुरानी अम्मा, दोनों पर हर हाल जीवन में स्वाद भरने का है जिम्मा। जब भी हो जाऊं थोड़ी उदास या घेर ले कोई पीड़ा पुरानी, आम और अम्मा को सोचकर आ जाता है जोश, मिल जाती है नई जवानी। शायद ही दिया हो आम के पेड़ को कभी पानी, खाद या कोई देखभाल, फिर भी दिए जाता है ये मीठे फल और ठंडी छांव बिना नागा हर साल। अम्मा ने भी अपना जीवन सबके लिए जिया। अम्मा ने भी अपना जीवन सबके लिए जिया, पर दूसरों से कभी कुछ नहीं लिया। इस पर भी जब हम कभी थक-हार पहुंचे अम्मा के आंचल तले, अम्मा के द्वार हमेशा आम पत्तों के बंधनवार ही लगे मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके घर पहुंचे और उसे आम रस और पूरी न मिले और मन भर प्यार न मिले। थोड़ी देखभाल करते अगर पुराने आम के पेड़ की, तो अंश भर भी चुक सकता था प्रकृति का एहसान। थोड़ी देखभाल करते यदि आम के पेड़ की, तो अंश भी चुक सकता था इस प्रकृति का एहसान। पर थोड़ी सी देखभाल से अम्मा के सहज स्नेह को न मिल सकेगा पूरा सम्मान। एक जन्म और लेना होगा, एक जन्म और लेना होगा, खुद आम का पेड़ बनना। आपकी जो हिंदी है वो बहुत ही शुद्ध और प्रभावित करने वाली है। तो ये मतलब आपके जो है वो स्टार्टिंग से ही ऐसी कि आप मतलब हेरिडिटरी में है या ये वो 100 किलो उपन्यास की देन है? बोलूं कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी हिंदी, वैसे तो मैं हिंदी माध्यम से हूँ, हिंदी भाषी हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश।
हिंदी माध्यम से पूरी पढ़ाई की है। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो संस्कृत से भी उद्धृत हुए हैं। कई तत्सम तद्भव शब्द हैं। और जो मैंने पढ़ाई की है वो भी हिंदी माध्यम में है। परीक्षाएं दी हैं, मतलब राज्य प्रशासनिक सेवा जो सबसे बड़ी एक सेवा है, उसकी परीक्षा भी हिंदी माध्यम में दी है। तो हिंदी तो अच्छी होना ही चाहिए। और फिर मुझे हिंदी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी भाषा लगती है। और हमारे दिल के करीब है। और मैंने जो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, साहित्य पढ़े हैं, तो उसमें जब मैं उसमें घुसती चली गई तो मैंने हिंदी की खूबसूरती को और भी, उसकी सुंदरता को और भी गहराई से महसूस किया। और ये कोशिश की कि उसके नए नए शब्द मेरे दिमाग में रहें, और जब मैं उसको बोलूं या लिखूं तो उन सुंदर शब्दों को प्रयोग करें और अपनी पीढ़ी को तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उसको पहुंचा सकूं। बस ऐसी कोशिश रहती। Thank you so much, ma'am.